नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 20 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज सिटी टू रिकवर। इस आर्टिकल में अर्बनाइजेशन का कैसे यूज़ किया जा सकता है कोविड से जो भी अभी परिस्थितियाँ इमर्ज होकर आई हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अ हॉलो एक्ट। इस आर्टिकल में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में आ गया था, उसको लेकर के अभी अफ़गानिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं इंडिया में, उनके लिए क्या प्रोविज़न्स हैं और क्या कमियां हैं। जबकि जो भी रिफ्यूजीज़ या जो भी असाइलम के लिए हमारे यहाँ पर आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए स्टे करने के लिए, कि जब तक अफ़गानिस्तान में कोई स्टेबिलिटी ना आए, कुछ सालों के लिए अगर वो रहना चाहे तो उनको प्रोविज़न्स यहाँ पर किन लॉज के बेसिस पे हम उनको स्टे करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा थर्ड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट को लेकर के, जो भी सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स हैं उनको लेके और जो स्टेटस है एक्चुअल में। मेनली हम बात करेंगे नेशनल कंपनी लॉज है ना, NCLT, उसमें कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसमें। सिमिलरली NCLAT, दोनों के अंदर अपॉइंटमेंट को लेकर के जो भी एक तरीके से कंटिन्यूटी ना होने की वजह कुछ कमियां देखने को मिल रही है, वो जानेंगे। और फिर एक ये देखेंगे हंटिंगटन्स घोस्ट। इसमें हम जानेंगे कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का नाम लेकर के जो अभी स्टेटमेंट हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये कहा कि हम बिल्कुल भी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। जानेंगे मुद्दा क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है सिटी टू रिकवर। आर्टिकल को देखो लिखा है मनीष सबरवाल और राजीव महर्षि जी ने। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अर्बनाइजेशन से कितना फ़ायदा हो सकता है। देखो, जैसे अब अगर माइग्रेशन के लिए आप पढ़ते हो ना, तो माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको कवर होता है 12th क्लास की जो इंडिया इकोनॉमी एंड इट्स पीपल वाली जो बुक है, ज्योग्राफी की जो बुक है, उसमें सीधा ये बताया जाता है कि रूरल टू अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन होता है तो उसके पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर की बात करें तो रूरल एरियाज़ में जो कमियाँ जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहना नहीं चाहते या मजबूरन उनको गांव छोड़ना पड़ता है, तो वो तो देखो पुश फैक्टर्स हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल होती है, जो कि गांव से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो हो जाती है पुल फैक्टर्स। तो ये दोनों फैक्टर्स समझने की हमें ज़रूरत है। और कोविड-19 जैसे सिचुएशन में अर्बनाइजेशन ही एक ऐसा ऑप्शन निकल के आता है जिसके बेसिस पे जितना क्राइसिस अभी रूरल सिस्टम में देखने को मिल रहा है। देखो, गांव में तो गए हैं लोग, रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला है। अब वो रिवर्स माइग्रेशन तो मजबूरन था, क्योंकि शहरों के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ थी जिनकी वजह से वो लोग आए थे यहाँ पर रोज़गार के लिए, हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इनका यूटिलाइज करने के लिए, पर वो चीज़ें एकदम क्राइसिस में चली गई, तो इस वजह से रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला। पर अभी भी आप देखो कि गाँव से लोग फिर से शहरों की तरफ आना चाहते हैं। वजह, क्योंकि गांव में लाइवलीहुड अर्न करने के प्रॉपर सोर्सेज नहीं है। तो इसी चीज़ को मेन थीम रखते हुए राइटर जो हैं वो बहुत सारी बातें हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छा आर्टिकल है। देखो, नोबेल लॉरेंट पॉल रोमर ने डिस्क्राइब किया कि टेक्नोलॉजी है ना, ये किचन के अंदर एक डिफरेंट रेसिपी है, ना कि को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेसिपीज हैं उन्हीं को आप आगे बढ़ा करके कुछ करो। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप बहुत कुछ इनोवेटिव कर सकते हो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिटीज़ को अगर हम टेक्नोलॉजी बेसिस पे डेवलप करें तो गरीबी को हटाया जाना आसान हो पाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी की अगर GDP की बात करो ना, वहाँ की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस सिटी की पर्टिकुलरली, वो रशिया की GDP से भी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अमेरिका का जितना कुछ भी एरिया है, ठीक है, रशिया की GDP के लगभग है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि लगभग 6% तो लोग वहाँ पर रहते हैं अमेरिका के। और एरिया अगर देखोगे ना तो USA का सिर्फ और सिर्फ 0.00005% एरिया वहाँ पर है। इसका मतलब ये हो गया कि इतने छोटे से एरिया के ऊपर इतनी ज़्यादा GDP का कन्फाइनमेंट, जो कि रशिया के इक्वल परफॉर्म करती है। तो कोविड ने भी देखो ऐसा ही कुछ किया है। और बहुत सारा तो ये सवाल उठ के आने लग गया कि टेक्नोलॉजी जो है वो केवल सॉल्यूशन नहीं दे सकती। और हमने देखा माइग्रेंट क्राइसिस भी आया, लोगों ने शहरों को छोड़ करके गाँव की तरफ जाना पसंद किया। बट राइटर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इस कोविड को क्राइसिस ना समझ करके अपॉर्चुनिटी समझते हैं। और ये एक बहुत सही टाइम है जहाँ पर अर्बनाइजेशन को हम
और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, सिटीज़ को एम्पावर कर सकते हैं। और इनके लिए दो चीज़ें दी जाए इन सिटीज़ को, एक तो पावर और एक फंड्स, कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिटीज़ की जो अथॉरिटीज़ है उनके हाथ में आए और इनके पास में पैसा अवेलेबल हो जाए। तो देखो फिर अर्बनाइजेशन का अलग ही मज़ा आएगा। देखो पोस्ट कोविड डिबेट की अगर बात करें तो एक तो ये है कि सिटीज़ क्या डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है। तो इसको थोड़ा सा पास्ट से थोड़ा ट्रेस करना चाहते हैं राइटर कि 1960s के टाइम पे एक डिबेट चल पड़ा था फूड को लेकर, क्योंकि फूड क्राइसिस था, इंडिया में भी था, थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो ऐसे में एक बुक आती है चार्ल्स मैन की, उस बुक का नाम है द विजार्ड एंड द प्रॉफिट। उस बुक में विजार्ड तो ये कहता है, विजार्ड किसको बताया गया, नॉर्मन बोरलॉग, दैट मीन्स जो कि नोबेल विनिंग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो हमने HYV हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स यूज़ किए थे, वो नॉर्मन बोरलॉग ने ही अपनी तरफ से साइंटिफिक अप्रोचेज से तैयार किए थे। तो इनका तो ये कहना था कि साइंस के पास में, टेक्नोलॉजी के पास में सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ये तो था विजार्ड, विजार्ड का मतलब जादूगर एक तरीके से। दूसरी तरफ आप देखो कि विलियम वॉक्ट थे, वो एक प्रॉफिट थे। उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी से आप प्रॉस्पेरिटी गेन करोगे, प्रॉस्पेरिटी अल्टीमेटली इंसान को बर्बादी की तरफ लेके जाती है। तो ऐसे में कि आप प्रॉस्पेरिटी गेन करने के लिए जितना भी एनवायरमेंटल आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, उनका मिसयूज़ करते हो। तो ऐसे में एक तो क्या कहता है विजार्ड तो कि इनोवेट करो, नया कुछ करो, और दूसरा कहता है कि रिट्रीट करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। तो ये जो डिबेट था वही अभी चल पड़ा है सिटीज़ के लिए, क्या सिटीज़ डिज़ायरेबल है या फिर अनडिज़ायरेबल है। पर आप यहाँ पर देखो, अगर कटिंग बैक किया जाए, दैट मीन्स अगर हम अर्बनाइजेशन को रिड्यूस करें, तो इससे देखो मुश्किलें क्या होंगी वो तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जो हम मूवमेंट चाहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी एडवांसमेंट की तरफ जाए और जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर की तरफ हम शिफ्ट करें, जिसको हम बोलेंगे फार्म टू नॉन फार्म एक्टिविटी शिफ्ट। तो एक तो वो नहीं हो पाएगा अगर अर्बनाइजेशन को हम रोक देंगे। दूसरा, इनफॉर्मल टू फॉर्मल, जो भी हम बातें करते रहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत जने काम करते हैं, या फिर उनको महीने के अंदर 4 छुट्टियां मिलनी चाहिए, वो छुट्टियां भी नहीं मिलती, डेली वेजेस की गारंटी भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, सब कुछ वही है कि हाँ क्या सिचुएशन चल रही है। तो इनफॉर्मल टू फॉर्मल भी हम इकोनॉमी को बनाना चाहते हैं, तो वो भी अर्बनाइजेशन को रोक करके नहीं अचीव कर पाएंगे। और स्कूल टू वर्क, अगर आपने एजुकेशन ले ली फिर आप जॉब की बात करो तो गाँव में कितनी जॉब मिल सकती है, बहुत कम। एग्रीकल्चर या फिर गवर्नमेंट जॉब वाले गाँव में रह सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब्स केवल 14% इंडिया में क्रिएट होती हैं, जिसमें 5% तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और रिमेनिंग 9% देती है स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इतनी कम गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से एक ऑप्शन जो बचता है दैट इज़ ओनली अर्बनाइजेशन। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम भी हमें राइज करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही न्यूयॉर्क वाला मॉडल। अब अगर हम देखें कि हमारे पास में ज़मीन की कमी है, तो एक बार सिंगापुर का एग्जाम्पल उठा करके देखो क्या हाल है। अगर सिंगापुर की जितनी डेंसिटी के हिसाब से इंडिया में अगर पॉपुलेशन को सेटल करना शुरू कर दे, तो पता पड़े कि केरला जितने एरिया के अंदर तो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन सेटल हो सकती है, इतना ज़्यादा हाईली डेंस सिटी है सिंगापुर। इसके अलावा लेबर और कैपिटल की बात भी करो तो इंडिया में इसकी कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड का अगर देखा जाए ना, लार्जेस्ट अगर डायस्पोरा रेमिटेंस जो आता है, दैट मीन्स कि जो हमारे इंडियंस बाहर जा कर के काम करते हैं आउट ऑफ इंडिया और वो पैसा भेजते हैं अपना कमाया हुआ, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, उसकी अगर बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसीवर है इंडिया, और साथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम नहीं आता इंडिया में। इसके अलावा आप देखो कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल लग रही हैं, पर जो मुश्किल है दैट इज़ ओनली प्रोडक्टिविटी, कि हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन को अगर हम प्रमोट करें ना, बस प्रोडक्टिविटी पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उतना आउटपुट तो कम से कम मिल ही जाए। आज 50% पॉपुलेशन अभी भी गाँव में रहती है, लगभग मोर देन 50% रहती है, पर वो जीडीपी में केवल 18% पार्टिसिपेशन देती है। तो आप देखो कितना कम, पुअर्टी का तो सीधा सीधा सिग्नल ही हो गया ना कि जीडीपी का 18% और पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड है वहाँ पर 50%। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी आप देख लो गाँव में कितनी कम आ रही है। तो देखो अर्बनाइजेशन के पास में, अर्बनाइजेशन की जब बात आती है ना, तो उसको बुरे नाम से इसलिए देखा जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो मेगा सिटीज़ है ना, वहाँ पर रिच और पुअर, ये दो सेगमेंट्स में डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो मेगा सिटीज़ है जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा होती है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा,
तो ये थोड़ी अनप्लीजेंट प्लेसेस हैं उनके लिए जो कि रिच नहीं है और पावरफुल नहीं है। दैट मीन्स इनइक्वालिटीज है ना, इसकी वजह से अर्बनाइजेशन को हम हो सकता है डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि सिटीज़ में आपको पता है कि जिनके पास में पैसा है, जिनके पास पावर है, वो लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जीते हैं। बाकी जो लोगों के हाथ में पावर नहीं है, पैसा नहीं है, वो लोग फिर सिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्योंकि उनको ज़िंदगी बहुत बुरे तरीके से जीनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर वर्ल्ड की 33 मेगा सिटीज़ की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनमें से 26 तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही है। ओके, और उसमें भी आप देख सकते हो कि रूरल एरियाज़ में ऐसा क्यों, मतलब रूरल एरियाज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर ही इतनी मेगा सिटीज़ क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ में एक तो लैक ऑफ लॉ है कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं होता, ज़्यादा कानून को नहीं मानते हैं। जैसे आप हरियाणा का देखो, खा पंचायत को कितना मानते हैं, जात पात का कितना मुद्दा चलता रहता है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो कि पोल्यूशन, प्योर, ये सारे मुद्दे कितने चलते रहते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, और प्रोडक्टिव कॉमर्स की बात भी करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भले ही मिल जाए, बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में मिसिंग है। तो ऐसे में माइग्रेंट्स क्या करते हैं, अपने घरों को छोड़ करके और सिटीज़ में आ जाते हैं। वो बात ठीक है कि लॉकडाउन के टाइम पे माइग्रेंट्स जो हैं वो फिर से अपने गाँव की तरफ चले गए थे, पर जैसे ही गाँव में गए तो उनको ये जब कमियाँ महसूस हुई ना कि यार वाकई में यहाँ पे तो रोज़गार की कमी है, और रोज़गार मिल भी रहा है तो केवल रोटी कमाना और मतलब पेट भर के खाना भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब रिटर्न आना सिटीज़ में स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि अल्टीमेटली जो स्कोप है ना, वो देखो सिटीज़ में ही हमें क्रिएट करना होगा। आज इंडिया में लगभग 6 लाख गाँव बताए जा रहे हैं, ठीक है। उनमें से 2 लाख गाँव ऐसे हैं जहाँ पर 200 से कम लोग रहते हैं। अब आप देख लो वो गाँव है कि ढाणियाँ हैं, हैमलेट्स जिनको हम बोलते हैं। तो ओवरऑल बात ये आ गई है कि यहाँ पर पॉपुलेशन गाँव में कितनी कम है, जबकि सिटीज़ में हमें पता है कि हाल क्या है। ना तो प्रॉपर प्लानिंग है सिटीज़ की, ना कोई हमारे यहाँ पर कोई अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई है, ना हाउसिंग सस्ती है कि जिससे कोई भी मकान खरीद ले या रह सके, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है। उसके बावजूद भी लोग सिटीज़ में आके क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी मजबूरियाँ हैं। एक तो क्या है, पुश फैक्टर कौन से, जो कि गाँव के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। जैसा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो रोज़गार होता है, और रोज़गार भी इतना कि कम से कम एक डिग्निफाइड लाइफ इंसान जी सके पैसा कमा करके। इस वजह से उनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में मेगा सिटीज़ है ना, ये कर्ज नहीं है। कर्ज का मतलब आप समझो कि इनका कोई आप इरिटेशन को शो करने वाली एंटिटी मत समझो। वर्ल्ड की एक इंपॉर्टेंट मेगा सिटी दैट इज़ टोक्यो, जो कि जापान की लगभग 1/3 पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करती है। अब आप देख लो, जापान की 33% पॉपुलेशन केवल टोक्यो में रहती है, जहाँ पर टीचर, नर्सेज, पुलिसमैन, इन सब को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। हमारे यहाँ पर तो एक बार अगर कोई अपना व्हीकल लेकर के निकले और अपने जॉब तक पहुँचना होना तो उसको 2 घंटे तो ट्रैवल करने में लग जाएंगे। तो कितनी मिसप्लान्ड है। इसी तरीके से इटालियन एक फिजिसिस्ट रहे हैं, उनका नाम है कैज़र मर्सेटी। उनका ये कहना है कि अगर एक सिटी के अंदर 30 मिनट्स तक भी आपको ट्रैवल करना पड़े आपके जॉब तक पहुंचने के लिए तो वो एक्सेप्टेबल है। पर हमारे यहाँ पर बेंगलुरु में तो एक बार जाकर के देखो, पता पड़ेगा कि एक एवरेज स्पीड है ना टैक्सी की, वो 8 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। तो ऐसे में गोल्डन रूल अगर बात करें गवर्नमेंट के लिए क्या हो, तो उसके लिए थोड़ा सा तो एक तो स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखें ना एनुअली, तो वो 34 लाख करोड़ के लगभग है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, 28 स्टेट्स हमारे यहाँ पे, उनकी अगर स्पेंडिंग की बात करो तो लगभग 40 लाख करोड़ है। 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, और वो केवल 3.7 लाख करोड़ एनुअली खर्च करती हैं। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है, इनका जो फंड है, ये जो खर्चा करती हैं एनुअली, उसको एक बार कंपेयर करो कितना कम है लोकल गवर्नमेंट्स का। तो ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपार्थेड है। अपार्थेड इसलिए कि एक तरफ तो जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके देखो फंड्स, और एक तरफ दूसरी आप नज़र डालो जो लोकल गवर्नमेंट्स है, चाहे अर्बन एरियाज़ की बात करो, चाहे विलेज एरिया, रूरल एरियाज़ की बात करो, तो वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमें यहाँ पर इस अपार्थेड को, ये जो भेद चल रहा है,
इसको हमें करेक्ट करना ज़रूरी है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि लोकल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उसको देखो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत हद तक काट रखा है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत हद तक काट रखी है। जैसे छोड़ करके केवल एक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की बात करें तो वो थोड़ा सा कर सकते हैं, वो भी कब, जब पानी की सप्लाई अगर वो म्युनिसिपल बॉडीज़ कर रही हो। जैसे शहरों के अंदर पानी की सप्लाई एक तो सोसाइटी अपने हिसाब से खुद का बोरवेल लगा करके करे, एक म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये अगर पानी की सप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी उनके पास में फंड्स के लिए ज़्यादा प्रोविजंस अवेलेबल नहीं है। दूसरा, इन जो लोकल बॉडीज़ के इंडिपेंडेंसेस को बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। जैसे बजट की बात करो, रूरल जो लोकल बॉडीज़ है उनके लिए 13% और अर्बन बॉडीज़ के लिए 44% जो आप कह सकते हो बजट है वो केवल वो खुद से राइज करते हैं। अब आप देख लो ऑटोनॉमी कितनी है इनके पास में कि वो अपने हिसाब से अपना पैसा राइज कर सकें और उसको खर्च कर सकें। इसके अलावा जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री अगर फाइनेंस को कंट्रोल करे और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो और फाइनेंस को कंट्रोल करे और गवर्नेंस करे तो स्टेट्स को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पर वहीं पर दूसरी तरफ आप देखो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है स्टेट्स के अंदर, वो लगभग अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करता है ये जो भी लोकल बॉडीज़ है। मतलब ये हो गया यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो अगर कुछ करे स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर के अगेंस्ट में, तब तो स्टेट गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देती है, उनको अनएक्सेप्टेबल लगता है। पर वहीं पर स्टेट्स के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने हिसाब से अपनी मनमानी करते रहते हैं, तो बोलो उसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो मेयर को रिमूव करना हो, सस्पेंड करना हो, या सुपर सेशन, दैट मीन्स कि वो जो अभी टेन्योर चल रहा है, ठीक है, तो उस किसी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन के बाद में उसको वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि स्टेट गवर्नमेंट जितना ब्रीच करते हैं उतने तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करती। उसके बावजूद भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की आवाज़ अगेंस्ट आवाज़ उठाते रहते हैं। और स्टेट्स को जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे ये कहा गया है कि जी आप अपनी पावर्स को थोड़ा सा डाइल्यूट करो, जो ये लोकल बॉडीज़ हैं इनको आप एम्पावर करो, पर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज़ कि यहाँ पर आप देखो कि सेपरेट सेंट्रल, रूरल और अर्बन मिनिस्ट्री क्या करती हैं, पॉलिसीज़ को बिगाड़ देती हैं। मतलब अर्बन एरियाज़ के लिए अलग मिनिस्ट्री चल रही है, रूरल एरियाज़ के लिए अलग मिनिस्ट्री चल रही है, तो दोनों को अलग अलग रखने की वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप प्रमोट करना चाहते हो वो आइडिया फेल हो जाता है। फाइनली पावर की कमी कि खुद से पावर ले सके और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हाथों में इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक विशियस साइकिल चल जाता है, बहुत ही बुरी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं, जो कि एम्बिशियस या टैलेंटेड इंडिविजुअल उनको देखो सिटी की लीडरशिप की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। ओवरऑल बात क्या हो गई कि ये सारी कमियां हैं जिसकी वजह से अर्बन एरियाज या लोकल जो रूरल एरियाज है वहाँ पर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं आता। दूसरा पर्टिकुलर हमारा फोकस अभी इस आर्टिकल में अर्बनाइजेशन की तरफ है, तो अर्बन एरियाज़ में वहाँ पर जो टैलेंटेड लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कुछ और मतलब इनोवेटिव मैनर में काम करना चाहें सोसाइटी के लिए, तो उन लोगों को एनकरेजमेंट ही नहीं मिलता है कि वो अपने को अट्रैक्टेड फील करें। आज वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं ना उनकी बात करो या इंडिया की जो स्टार्टिंग के जो लीडर्स थे उनकी बात करो, उन लोगों ने सिटीज़ में मेयर के तौर पे या कहीं ना कहीं और कोई पोजीशन पे काम किया था, तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते थे। और आज हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के अलग पॉलिटिशियन है, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फ़ाइट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए अलग, किसी को भी लोकल एरियाज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी की बात करो, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी अगर बात करें तो इन लोगों ने 1920s के टाइम पे जब हम कॉलोनियल पीरियड के अंडर चल रहे थे ना, तो उस टाइम पर इन्होंने एक मेयर या फिर छोटे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे या फिर जो भी पॉलिटिकल पोस्ट हुआ करती थी उन पे काम किया था। तब इनको पता था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। चाइना में आज जो प्रीमियर बनते हैं ना, जो टॉप पोस्ट पे बनते हैं 1978 से लेकर अब तक, वो कभी ना कभी मेयर की पोस्ट पे काम कर चुके हैं, जिस तरीके से पटेल जी ने और नेहरू जी ने इस तरीके से किया था।
तो बोला ये काम हमें एक तरीके से परकोलेट करने की ज़रूरत है कि हाँ वाकई में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को भी इम्पोर्टेंस मिले, वहाँ पर भी जो टैलेंटेड पूल है हमारे यूथ का वो यूज आ सके। तो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो चैलेंजेस यहाँ पर ही नहीं है, हमें यहाँ पर आप देखो कि हिस्टोरिकल डिपेंडेंसीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी डेमोक्रेसी है ना वो बॉटम अप अप्रोच की बजाय क्या है, अप मतलब टॉप डाउन अप्रोच है कि प्लान जो है सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो सेंट्रलाइजेशन में तो सब लोग फोकस किस पे करेंगे जी, नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर ही, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। स्टेट के ऊपर जितना ही स्टेट नेशनल पे जितना होता है उतना स्टेट की गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, और स्टेट को जितना मिलता है उतना लोकल को बिल्कुल ही नहीं मिलता। इसके पीछे एक वजह थी, एक तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो सेंट्रलाइजेशन था बहुत ज़्यादा था, अंग्रेज अपने हाथ में पावर रखते थे, और दूसरा प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जिनको अपनी खुद की एक बंदे के हाथ में पूरी पावर थी। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे इसी तरीके से प्रोविज़न रख दिए गए। तो ऐसे में देखो अगर हम चाहें कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, उनको फेवर करें, तो ऐसे में देखो उनको उनकी तरफ लीडरशिप को पुश करना होगा। अब हम देखो आप एक बार कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेयर ही है, तो मेयर के हाथ में इतना पावर नहीं है जितना कि वहाँ पर कमिश्नर के हाथ में पावर होती है। तो वो जो चीज़ें है ना वो बिगाड़ देती है पूरे खेल को। इसके अलावा आप देखो कि एक कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ना चाहे ना वो 30 सालों में सिर्फ एक बार ही चुनाव लड़ सकता है। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 कैटेगरी रिजर्वेशन है, जैसे एससी में मैन एंड वुमन, इसी तरीके से एसटी में मैन एंड वुमन, और जनरल कैटेगरी में मैन एंड वुमन। तो इस तरीके से एक बंदे को 5 साल के टेन्योर के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 30 साल में सिर्फ एक मौका मिलता है। तो कहाँ से हमें एक लीडरशिप मिलेगी, कौन अट्रैक्टेड फील करेगा इस तरीके से इन इलेक्शंस में? तो ये जो भी कमियां हैं इन कमियों को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। तो गुड अर्बनाइजेशन क्रूशियल है, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस अगर आप देना चाहते हो ना औरतों को, बच्चों को, दलित्स को, तो इसके लिए अर्बनाइजेशन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज़ में हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, पुअर क्वालिटी हैबिटेशन है, तो इस वजह से केवल मेन है वो ही माइग्रेट करके आते हैं और पीछे औरतें छूट जाती हैं, और उनको फिर खेतों में काम करना होता है, बच्चों को बड़ा पालना होता है। इसके अलावा जो इन लॉज है, सास ससुर है, उनकी केयर करनी होती है, और अल्टीमेटली उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है खुद की हेल्थ के साथ में, और साथ में उनको कोई इमोशनल सपोर्ट देने वाला भी नहीं होता। तो ये जो क्राइसिस है ना, आप देखो कितना ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल बताई जा रही है। तो ऐसे में देखो विलेजेस के जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। क्यों? गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल आपको पता ही है, एबिसिमल क्वालिटी का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। साथ में वो बच्चे बाइलिंगुअल जो कमांड है वो अच्छे से नहीं बना पाते हैं। दैट मीन्स कि एक तो मदर टंग और उसके अलावा इंग्लिश, जैसे हिंदी है, हिंदी के साथ में इंग्लिश अगर प्रिपेयर हो जाए तो वो बंदा फिर एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाता है। पर वहाँ पर अगर गाँव की बात करें तो डिसएडवांटेज कितना ज़्यादा है उन लोगों के पास में, क्योंकि इंग्लिश डोमिनेटेड जो एंट्रेंस टेस्ट होता है आजकल, जैसे नीट की बात हमने कल की थी, ध्यान हो तो आपने अगर कल का वीडियो देखा हो, ठीक है, संडे का जो मैंने डाला था उसमें नीट पर पूरा एनालिसिस किया था पी चिदम्बरम जी ने। तो इंग्लिश डोमिनेटेड एंट्रेंस एग्जाम होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, वहाँ पर फिर गाँव के बच्चे कहीं ना कहीं बैकफिट पे मिलते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड तो फिक्स नहीं कर सकते हम, पर फिर भी हेल्थ और एजुकेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखो सिटीज़ में ही कन्फाइंड है, विलेजेस के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। और दूसरा, विलेजेस में आपको पता है कास्ट, रिलीजन, कास्ट के नाम पे कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दलित्स को जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है गाँव में, वो शहरों में नहीं देखने को मिलता। तो एक गुड अर्बनाइजेशन की बात करें ना, तो जो भी लोकल बॉडीज़ हैं उनको पावर और फंड्स की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी नए चीफ मिनिस्टर आए कम से कम वो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को थोड़ा सा कर दें कॉम्प्रोमाइज़, और ऐसे करके जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको एम्पावर कर दें, तो इससे फ़ायदा लॉन्ग टर्म में बहुत होगा। बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलेंगी, और देखो कोविड ने ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो ऐसे में नॉर्मन बोरलॉग है वो विलियम वॉक्ट पे प्रिवेल करते हैं, मतलब नॉर्मन बोरलॉग दैट मीन्स विजार्ड जो था उसने प्रॉफिट के ऊपर टेक ओवर किया, और अल्टीमेटली आपको पता है फूड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, और आज हम फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस कंट्री बन गए। इट मीन्स सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिटीज़ आर डिज़ायरेबल, पर अच्छे मैनर में, ठीक है, तब जा कर के सही सारा सिस्टम
बन पाएगा। तो ये था अर्बनाइजेशन से रिलेटेड पूरा आर्टिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हॉलो एक्ट। आर्टिकल को लिखा ओम प्रकाश मिश्रा जी ने। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 2015 में इसको लाया गया था, और इस एक्ट को लेकर के अभी मतलब एक कह सकते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट चेस्ट थंपिंग कर रही है, खुद से राजी हो रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। और आज अफगानिस्तान से जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान से जो भी लोग आ रहे हैं, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़, तो बोलो उनको हम यहाँ पर जगह दे देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये कानून बनाया था, जिसमें ये कहा था कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब नॉन मुस्लिम तो क्या कहेंगे, 6 कम्युनिटीज़ हैं, 2 कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड किया था। इसमें आगे बताऊंगा मैं कि कहाँ पर कौन सी थी। तो उनको सिटीजनशिप देनी थी। सिटीजनशिप देने का प्रोविज़न क्या था कि जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बोले यहाँ से जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो माइनॉरिटीज़ कौन हो सकते हैं, हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन्स एंड पारसीज। दैट मीन्स ना तो ज्यूज़ हैं और ना ही मुस्लिम्स हैं। इनके अलावा ये जो इन कम्युनिटी के लोग इन तीनों कंट्रीज से अगर इंडिया में आते हैं, और इंडिया में अगर वो आकर के सेटल हो रखे हैं दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई, उनको नागरिकता देने की बात की गई है इस एक्ट में। तो देखो, ये एक्ट पास भी हो गया, पर यहाँ पर बात ऐसी है कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर के ये जो कानून है इसको चैलेंज किया हुआ है जुडिशरी में। पर राइटर यहाँ पर अपनी नाराज़गी देना चाह रहे हैं कि जुडिशरी में एकदम साइलेंस है, अभी तक कोई भी इस पर बातचीत नहीं हो रही है। इसके अलावा रिफ्यूजी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन यहाँ पर हमारे बिल्कुल मिसिंग है। दैट मीन्स कि जो लोग हमारे यहाँ पर रिफ्यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन इसका मतलब हो गया कि वो अपने देश को छोड़ करके, है तो सिटीजन वो किसी और देश के, पर वहाँ पर सिविलियन सिचुएशन है, मतलब आप कह सकते हो कि सिविल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, सिविक डिस्टर्बेंस ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, अपने देश को छोड़ करके इंडिया में आ गए, और ये सोचते हैं कि जब तक हमारे देश में फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तब तक हम इंडिया में रह करके रह लेंगे, और फिर उसके बाद में हमारे देश में रिटर्न कर जाएंगे। तो ऐसे लोग हो जाते हैं रिफ्यूजीज़। तो बोला हमारे यहाँ पर रिफ्यूजी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है जो कि रिसेप्शन करे, एडमिट करे या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें रिफ्यूजी से रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं है। बस इतना सही है कि 2014 दिसंबर से पहले जो लोग इंडिया में आ चुके हैं, और वो भी कौन सी कम्युनिटी के, ये हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन्स एंड पारसीज, बोलो इनको हम इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। तो सवाल ये है कि अभी जो 2014 दिसंबर के बाद में जो रिफ्यूजीज आए हैं, चाहे वो इन्हीं कम्युनिटी से हो, चाहे दूसरी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो इनके लिए हमारे यहाँ पर कोई प्रोविज़न है भी नहीं। है भी तो केवल एडहॉक पॉलिटिकल कुछ पॉलिसीज़ हैं, टेम्परेरी पॉलिसीज़ हैं, परमानेंट कोई लॉ हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आज अगर देखें तो हमारे यहाँ पर तिब्बतन, तमिल रिफ्यूजी जो कि श्रीलंका से आ गए, चिन कम्युनिटी के जो अफगान रिफ्यूजीज़ हैं वो, या फिर जो चकमाज हैं वो, उनकी बात करें, चिन कम्युनिटी की, चिन या फिर अफगान या फिर चकमाज जो कि चिटगांग हिल्स ट्रैक्ट, मतलब बांग्लादेश से जो माइग्रेट करके आए हुए हैं वो, तो इनको सेटलमेंट के लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं मिला हुआ है भी तो टेम्परेरी। 1970 और 71 की बात करें तब ईस्ट पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और एक वायलेंट परसिक्यूशन होने लग गया था उनके साथ में, जो लोकल्स थे उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेंस थी। वेस्ट पाकिस्तान अपने हिसाब से उर्दू इम्पोज करना चाहता था, अपनी कल्चर को इम्पोज करना चाहता था। तो ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, और ऑब्जेक्शन के चलते उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। तो उन लोगों को अपना देश छोड़ करके फिर इंडिया में आना पड़ा, रिफ्यूज़ लेना पड़ा। तो उस टाइम पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा बेनेवलेंस दिखाई थी, बहुत ज़्यादा दयालुता दिखाई थी, और इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ में मिला था इंटरनेशनल कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। पर आज की जो सिचुएशन है उसके अंदर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने अभी देखा ना कि केवल 6 कम्युनिटीज़ हैं जिनके लोगों को 2014 से पहले, अगर वो लोग आ चुके हैं दिसंबर 2014 से पहले, तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। तो राइटर एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपके पास में एक तो डिस्क्रिमिनेटरी CAA है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पर जो 2014 दिसंबर के बाद में जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर प्रोविज़न नहीं है, तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके आगे जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है रिफ्यूजीज से रिलेटेड, उसमें अगर देखें ना तो आर्टिकल 1A क्लॉज 2 ये डिफाइन करता है कि एक्चुअल में रिफ्यूजीज होते कौन है। ठीक है, 1951 का है ये कन्वेंशन। तो इसमें देखो स्टेटमेंट सीधा बताया हुआ है कि ये वो लोग होंगे जो कि खुद की
मतलब जिस स्टेट के वो सिटीजन हैं, जिस स्टेट के वो सिटीजन्स हैं और वहाँ पर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है वहाँ की सरकार के द्वारा, तो वो लोग क्या करेंगे, मजबूरन किसी प्रेशर के चलते अपनी जान बचाने के लिए कंट्रीज़ की बॉर्डर क्रॉस करेंगे और ऐसी जगह पे जाकर के रहना पसंद करेंगे जहाँ पर कि उनको डर कम से कम लगे। कि मान लो कि एक कंट्री है यहाँ पर, जैसे म्यांमार की अब बात करें, म्यांमार में आपको पता है जुंटा रूल चल रहा है और लगातार वहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो म्यांमार के लोग क्या सोचेंगे कि यार इंडिया अपने पास में ही है, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाओ और वहाँ पर जा कर के थोड़ा शांति से रह लेंगे, कम से कम वहाँ पे हरासमेंट तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर रिफ्यूजीज़ हो गए और वो यहाँ तक तब तक रहेंगे जब तक कि उनको ये नहीं इंश्योर हो जाता कि म्यांमार में अब उनके लिए रहने के लिए अच्छी परिस्थितियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो ये हो गए रिफ्यूजीज़। अब ये जो परसिक्यूशन है रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ द पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ओपिनियन, किसी के बेसिस पे भी हो सकता है। अब म्यांमार में क्या हो रहा है, अभी पॉलिटिकल ओपिनियन, मिलिट्री चाहती है कि हमारे लिए सब लोग काम करें और दूसरी तरफ जिन लोगों को मिलिट्री का रूल ना पसंद होकर के डेमोक्रेसी पसंद है, उन लोगों को मिलिट्री परेशान कर रही है, उल्टा मार हो रही है उनको। तो ऐसे में पॉलिटिकल ओपिनियन भी अगर आपका थोड़ा डिफरेंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाए। तो ओवरऑल अगर देखें ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ जाती है कि रिफ्यूजीज को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है 1951 का। इन चीज़ों को देखें और दूसरी तरफ हमारा जो लॉ है उसको देखें तो वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविज़न आ रहा है कि नहीं, बोले ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की बात करें तो CAA की बात भी करें तो इसमें सिटीजनशिप देने की बात की है। ना तो आपने रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन दी है, ना जो असाइलम के लिए आ रहे हैं लोग कि हाँ हमें कैसे भी करके शांति से रहने की एक बार व्यवस्था तो मिल जाए, फिर बाद में हम हमारे हिसाब से देख लेंगे, उसकी व्यवस्था भी नहीं है। तो आज जिन कम्युनिटीज़ को आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे सिटीजनशिप देना चाह रहे हो ना, उन कम्युनिटीज़ के लोग भी अगर अफ़गानिस्तान से छोड़ करके यहाँ इंडिया में आ रहे हैं ना, तो उनके लिए प्रोविज़न आपके पास में पुख्ता और परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर एक लीगल लेजिस्लेशन आने की ज़रूरत है। चाहे आज बांग्लादेश से क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदूज हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे पाकिस्तान से सिख्स हो या अफ़गानिस्तान से सिख्स हो, कोई भी हो, अगर वो इंडिया में आज की तारीख में आता है ना तो उनके पास में कोई लीगल प्रोटेक्शन के लिए प्रोविज़न ही नहीं है इंडिया में। इसके अलावा रोहिंग्या जो कि म्यांमार से आए हैं, हज़ारास जो कि अफ़गानिस्तान से आने के स्कोप पूरे दिख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, तो उनको फिर कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी। इवन जो 6 कम्युनिटी को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, उनके लोगों को भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। तो यही बात मेन बोल रहे हैं कि लेजिस्लेशन की एब्सेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटेक्शन दोगे ही नहीं। जो असाइलम सीकर्स हैं, असाइलम का मतलब हो जाता है कि कोई आपके पास में शेल्टर लेने आए, कोई आपके पास में शरण में आए, ठीक है। तो ऐसे में जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। असाइलम लेने आओ और उनकी या फिर रिफ्यूजी बन के आए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सर्टेन कंडीशंस तो कम से कम मिलनी चाहिए जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के हिसाब से तैयार हो। सिटीजनशिप देना एक अलग बात है और किसी को आप प्रोटेक्शन दो वो एक अलग बात है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिटीजनशिप आप बाद में देते हो जब एक बंदा कहीं कोई देश को छोड़ कर के आए मजबूरन और फिर बाद में कई सालों से लगातार आपके देश में रह रहा है, तो आप उनको सिटीजनशिप कन्फर करो। पर आज जो ये सारी पावर्स है ना, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हाथ में है, पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में हाथ में है। सिटीजनशिप जो है वो हमारे यहाँ पर कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टेट्स की कोई सिटीजनशिप नहीं है हमारे यहाँ पर, जैसे कि यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। एक तो फेडरल सिटीजनशिप, यूएसए का सिटीजन है, और एक वहाँ का स्टेट का, मान लो कि न्यूयॉर्क का है तो न्यूयॉर्क का सिटीजन बोला जाएगा, कोलंबिया का है तो कोलंबिया का बोला जाएगा। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर सारी पावर्स जो हैं वो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। और ये पावर्स जो है ना कि हम किसको सिटीजनशिप देंगे, किसको रिफ्यूजी असाइलम में प्रोटेक्शन देंगे, ये तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आया था 26 जनवरी को। उससे पहले से ये फैसिलिटीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। तो हमें ज़रूरत क्या है कि जो कोई भी अभी आ रहा है इंडिया में, चाहे आज आए या फिर कल जो आएगा, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक सजेशन है और ये बात बोली गई है राइटर के द्वारा। जो मेन बातें थी वो हमने देख ली, आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट में एक छोटी सी बात रह गई थी, जैसे कि अफ़गानिस्तान से जो भी नेशनल्स आ रहे हैं और जो ऑलरेडी रह रहे हैं इंडिया में पहले से, तो उन लोगों को
आप एक्सटेंडेड वीज़ा इशू कर दो, जिससे कि वो थोड़े और समय के लिए इंडिया में अगर रहना चाहें तो वो रह सकें और उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है अनब्लॉक द सिस्टम। देखो इस आर्टिकल को लिखा है चित्रांशुल सिन्हा के द्वारा। ठीक है, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है, देखो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के बेसिस पे ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 इसके लिए ऑर्डिनेंस पहले डिक्लेयर किया था, फिर इसका कानून भी बना दिया। ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस एक्ट के बेसिस में आपने जो भी अपॉइंटमेंट्स किए हैं, पहली चीज़ तो अपॉइंटमेंट्स करो क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी थी। ओके, दूसरी चीज़ अपॉइंटमेंट की गई तो वहाँ पर चेरी पिकिंग का मतलब गवर्नमेंट ने उन्हीं को अपॉइंट किया जो गवर्नमेंट चाहती थी। जबकि इस ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट के बेसिस पे भी अगर देखें तो एक सर्च कम सेलेक्ट कमेटी जो भी नाम रिकमेंड करेगी, कम से कम 2 नाम रिकमेंड करेगी हर एक मेंबर की पोस्ट के लिए या फिर चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए, चाहे वो NCLT हो, चाहे NCLT हो, चाहे कोई सा भी ट्रिब्यूनल हो। ओके, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जो कोई भी काम किया, एक तो डिले से किया और दूसरा जो किया वो अपनी मनमानी से किया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा धमकी दी है कि अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे ना तो आपके इस एक्ट को हम स्टे लगा देंगे, एक्ट ही यूज नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि धमकी तो क्या, थ्रेटन ही मानो। वजह, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करना चाह रही है, जबकि ट्रिब्यूनल्स का आपको पता है एडजुडिकेट करना होता है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होता है, जहां पर दो एक तरीके से लड़ती हुई पार्टियों को शांत करना है वहां पे। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज थी ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। जैसे कि यहाँ पर अब बात करें NCLT की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर इसमें देखें तो टोटल स्ट्रेंथ सैंक्शन की हुई है 63 और इसमें केवल 30 मेंबर्स ही हैं अभी, तो ऐसे में वैकेंसी कितनी होगी, 33। सेम चीज़ NCLT में देखो कि यहाँ पर चेयरपर्सन प्लस 11 मेंबर्स, मतलब 12 मेंबर्स की यहाँ पर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उनमें से केवल तो फंक्शन कितने जने कर रहे हैं, 8, तो 3 की वैकेंसी यहाँ पर है। तो सवाल यह है कि वैकेंसी तो आपके पास में इतनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह के अपने आप को प्रेज करना चाहती है कि हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक लगातार इंप्रूव हो गई। पर सवाल यह है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रॉपर तक कब काम कर पाएगा, जब NCLT और NCLT के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी आपने सैंक्शन कर रखी है स्ट्रेंथ, उतने मेंबर्स आप प्रॉपरली अपॉइंट करो। पर रिजल्ट क्या रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब अपॉइंटमेंट का नाम आया तो जल्दबाजी के अंदर 18 जनों को अपॉइंट कर दिया, और ऐसे में पता पड़ता है कि वो चेरी पिकिंग थी। चेरी पिकिंग का मतलब ये हो गया कि उन्होंने अपने मन में आए ना उसको, या गवर्नमेंट के फेवर में जो वर्डिक्ट दे सके, ऐसे लोगों को वहां पर अपॉइंट कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो एग्जिस्टिंग NCLT का जो चेयरपर्सन थे, उनका अभी भी रिटायरमेंट का टाइम बाकी था और उनको पहले से ही हटा दिया, तो ये भी एक मनमानी हो गई। तो इन दोनों चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर गवर्नमेंट सही टाइम पर सही कदम नहीं उठाएगी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, तो ऐसे में हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे, खुद से चला करके स्वतः संज्ञान लेंगे, और ये जो भी आपका एक्ट है ना, इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ठीक है, अब देखो इंसॉल्वेंसी की अगर बात करें तो NCLT के सामने 13,170 इंसॉल्वेंसी पिटीशंस पेंडिंग है, और NCLT की बात करें तो वहां पर भी फिगर कोई कम नहीं है। और इनकी अगर बात करें ना, ये जो केसेस जितने भी फंसे पड़े हैं NCLT के सामने, तो वो 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच के केसेस हैं। अगर ये वैकेंसीज इसी तरीके से बनती रही तो आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे? मतलब ये देखो कि ये केसेस 1-1 साल तक लगातार चलते रहते हैं, इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो फिर कहां पर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो? NCLT के सामने भी 1000 के लगभग ये अपील्स पेंडिंग है, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अंडर ही आई है। अब सवाल यह आ जाता है कि NCLT में आपने अपॉइंटमेंट्स को देखें तो 33 की वैकेंसी चल रही है ना? तो अब वो 33 की वैकेंसी चल रही है, 30 जने काम कर रहे हैं 63 जनों की जगह, तो ऐसे में पहली बात तो काम का आउटपुट होगा वो कम मिलेगा, और दूसरा अब NCLT ने कोई वर्डिक्ट दे भी दिया ना, तो सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है कि NCLT के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अपील की जाती है, और अपील में ज़्यादातर NCLT के जितने भी वर्डिक्ट हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, तो ऐसे में और प्रॉब्लम आ जाती है। तो IBC के तहत जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, CIRP बोलो, उसको अगर हमें जल्दी करना है ना, तो ये वैकेंसी नीचे नहीं तो 1-1 साल से ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कल परसों का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का
कि जी आईबीसी के तहत अगर कोई भी पिटिशन, कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है तो उसको 330 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दो। तो 1 साल तक तो बात पहुंच गई। शुरुआत हुई थी 180 दिन से, फिर बढ़ा करके 270 दिन किया गया था, अब 330 दिन कर दिया। तो ऐसे में यहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं एक्ट का। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जिसका नाम है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। वहां पर क्या होता है, ये जो NESL है ना, ये डेटा स्टोर करता है कि जी कितने जो डेटर से रिलेटेड, मतलब उधार लेने वाले लोग जो कि अपना पैसा नहीं चुका पाए हैं और उनको आप इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो। तो ऐसे में इनकी नंबर्स देखो ना, तो दैट इज 31 मई को लगभग 93.02 लाख डेटर्स हैं, जो कि NESL डेटा के हिसाब से पता पड़ता है कि जी हाँ उन्होंने टाइम पे पैसा रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, और ये बात बताई गई फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। अब सवाल यह है कि NESL के डेटा को आपने कोट तो कर दिया, पर क्या आपके पास में इतना कॉन्फिडेंस है कि NESL के पास में आपको एक्यूरेट जो डेटा है वो अवेलेबल है? क्योंकि यहां पर जो लेंडर है ना, क्रेडिटर, जैसे कि आप मान लो कि कोई भी बैंक है, NBFC है, तो वो क्रेडिटर वहां पर NESL में रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर डेटा को अपडेट कराते हैं कि कितने बंदे हैं या कितनी एंटिटीज है जिन्होंने हमारे से लोन लिया, रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या है कि इन्होंने पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी है। दैट मीन्स जो फिगर है NESL के पास में वो एक्चुअल नहीं है। और ये जो 94 लाख के लगभग जो डेटर है ना, जो उधार लेने वाले लोग हैं, उनके ऊपर लगभग 136 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और वो चुका नहीं रहे। ऐसे में एक तो आपके पास में एक्यूरेसी ऑफ डेटा नहीं है। NCLT की जो भी पिटिशंस हैं वो अल्टीमेटली आपको पता है कि ओवरटर्न कर दी जाती है अगर उनके अगेंस्ट में अपील लगा दी जाए। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ना तो आपके पास में स्ट्रेंथ अवेलेबल है, रिस्क जितनी है उसको टैकल करने के प्रोविजन हमारे पास में नहीं है, और जो रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट्स की ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, वो आपके पास में नंबर्स में कमी है। तो कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे? तो ज़रूरत क्या है कि करंट वैकेंसीज को हमें फिल करना ज़रूरी है और वैकेंसीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। मतलब ट्रिब्यूनल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है अगर केसेस की काउंटिंग की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये कि NCLT की जजमेंट्स को तो भाई ओवरटर्न कर दिया जाता है अगर उसके अगेंस्ट में अपील कर दी जाए, क्योंकि NCLT के अंदर एक्सपर्टाइज की कमी है। जो भी मेंबर्स उनके पास में ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ये तो दो कम से कम उनको। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की बात करें, कोविड-19 से हम रिकवर कर रहे हैं। इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश की हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, लगभग 3% के लगभग कॉन्ट्रैक्ट कर गई GDP का अगर देखा जाए तो 2020-21 में। तो ओवरऑल इस इम्पैक्ट से अगर हमें बाहर निकलना है, रोबस्टनेस की तरह अगर बढ़ना है ना, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो भी कार्यवाही है उनमें कॉन्फिडेंस आनी चाहिए क्रेडिटर्स की भी, और साथ में प्रोसीडिंग्स जितनी जल्दी खत्म होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी बात को लेकर के ये अपॉइंटमेंट्स करनी थी, पर आपको पता ही है कि चेरी पिकिंग हुई। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सीधा क्या कह दिया कि अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो ये ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट है ना आपका 2021 का, हम इसको स्टे कर देंगे। काम ढंग से करो, आर्बिट्रेरीनेस मत दिखाओ, वहां पर अनबायस्ड मैनर में काम करने की जरूरत है। ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यही चीजें बताई जा रही है। तो ओवरऑल जो है इसमें आपको एक तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो हमारे यहाँ पर किस आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत क्रिएट किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये ट्रिब्यूनल्स क्या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से हैं या फिर बीच में कोई अमेंडमेंट आया था, तो अमेंडमेंट भी आप मेंशन करोगे। ओके, ये प्रीलिम्स का आपके लिए टास्क है। आगे चलते हैं। लास्ट तो देखो छोटा सा ही है, हटिंगटन घोस्ट। इसमें क्या, हटिंगटन कौन थे? एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है सैमुअल हटिंगटन। उन्होंने जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, जिसमें एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद में उन्होंने ये लिखा कि आने वाले टाइम पे जो भी लड़ाइयाँ होंगी ना, वो दो नेशंस के बीच में नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई थी। बोला आने वाले टाइम पे रिलीजन, कल्चर, इनको लेकर के लड़ाइयाँ होंगी, जिसको उन्होंने बोला था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और इसी बात को कोट कर दिया हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। तो उनका जो पॉइंट था
वो कुछ और था, पर मीडिया हाउसेस ने उसको और ही बता दिया, और इसके चलते इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस को लेकर के एक बार डाउट क्रिएट हो गए। और ऐसे में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइड लाइन्स पे हमारी मीटिंग हो रही थी चाइना के साथ में, जहां हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी और चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वेंग यी, इनके बीच में बातचीत होती है। और वहाँ पर एस जयशंकर जी ने कहा कि हम बिल्कुल भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं जहाँ पर कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को हम सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देते। तो एडिटर यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि बिपिन रावत जी का जो स्टेटमेंट था ना, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे फोकस नहीं था, उनका मेन फोकस था कि हम रोबस्ट बने, हमारा डिफेंस पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। क्योंकि एक तरफ तो किस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया कि कन्फ्यूशियन का मतलब हो गया कि जिस आइडियोलॉजी को चाइनीज फॉलो करते हैं और एक पाकिस्तान जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, दोनों के बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। तो इस चीज के साथ में जोड़ते हुए जनरल बिपिन रावत का जो पॉइंट था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसको मिस इंटरप्रेट करते हुए मीडिया हाउसेस ने बहुत ज्यादा गलत इमेज क्रिएट कर दी। पर रियल सेंस में इन्होंने क्या कहा था कि हमें इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करना होगा, हमें इंटरनली स्ट्रांग होना होगा, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना होगा। वहां पर थियोलॉजी से लेना देना कोई नहीं था, धर्मशास्त्र या धर्म से संबंधित कोई बातचीत उन्होंने नहीं कही है। तो ऐसे में कम्युनिज्म को इंप्रूव करना ये, या कम्युनिज्म के ऊपर फोकस्ड इस स्पीच को ले जाना, बोले ये गलत है। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपको समझ में आनी चाहिए, ये थी मेन चीज। बाकी आपको पता ही है कि चाइना का जो कन्फ्यूशियन सिस्टम है और जो पाकिस्तान या फिर इस्लामिक वर्ल्ड है, वहां पर देखो कन्वर्जेंस तो देखने को मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान केवल और केवल कल्चर और रिलीजन के नाम पे साथ में आए। वो केवल और केवल साथ में आए ना, तो चाइनीज इकोनॉमी और चाइनीज मिलिट्री, इन दो की वजह से ये कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस्लाम और कन्फ्यूशियन दोनों मिलकर के और फिर बाद में बची हुई सिविलाइजेशन को दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंस है पैसे की, मिलिट्री पावर की। और यही तो जनरल बिपिन रावत ने बोला कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा और मिलिट्रीली हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है हमारे डिफेंस सिस्टम को। नहीं तो दूसरी तरफ आप देखो कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करें तो जो ये यूएई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, ठीक है, ये तो इजराइल के साथ में अपने रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, जहां पर कि ज्यूज और इस्लाम के बीच में तो बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है। फलस्तीन और इजराइल का इशू आपको पता ही है, टू नेशन थ्योरी के बारे में आप पढ़ते रहते हो। तो ओवरऑल बात हो गई कि हमारे यहाँ पर इस तरीके का स्टेटमेंट जो दिया गया उसको मीडिया ने मिस इंटरप्रेट किया है। बात है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक पावर बनना और मिलिटरीली हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने डिटेल में देखे हैं। थैंक यू वेरी मच।